तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th के बायोलॉजी के अध्याय 1 जिस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और पोषण के फुल चैप्टर को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूं लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन में पूरा चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। आप देख सकते हैं ये जितने भी अध्याय हैं, ठीक है। हालांकि मैं बायोलॉजी को फुल एक्सप्लेन के साथ में पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग अपना अपना। आइए स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा बाकी के अध्याय को नहीं देखा है, जैसे कि मैंने हिंदी को, ठीक है, काफी विवरण के साथ मैं समाप्त कर रखा है, जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। ठीक है, साथ ही साथ उनके प्रश्न उत्तर को भी मैं खत्म करके प्लेलिस्ट में डाल दिया हूं, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले सारे के सारे प्रश्नों का तैयारी कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर होने वाला है। चाहे आप एनसीईआरटी पढ़िए या कोई भी बुक पढ़िए, आपको जो है कि पढ़ना वही चीज होता है। ठीक है, जो टॉपिक है हम लोग का। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज समाप्त करते हैं इस अध्याय को। जैसा कि चैप्टर का ही नाम है जैव प्रक्रम और पोषण, तो उसी से रिलेटेड पहले हम लोग जानेंगे पोषण एवं अन्य जैव प्रक्रम। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए आवश्यक है कि हम पहले सजीव यानी कि लिविंग एवं निर्जीव, जो नॉन लिविंग होता है, के बीच के अंतर को जाने। अगर हमको ये चैप्टर समझना है, जैव प्रक्रम वाला चैप्टर समझना है, तो हमको सबसे पहले जो होता है सजीव और होता है निर्जीव, उसके बारे में हमको समझना होगा। ठीक है, जहां जहां ये कलम का ये नींव जहां जहां जाए, आप वहां समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, नॉन लिविंग के बीच के अंतर को समझेंगे। पहले ये जानेंगे कि आखिर सजीव और निर्जीव के बीच अंतर को देखेंगे। ठीक है, हम अपने चारों ओर अगर गौर से देखें तो हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान, जमीन, चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ते हैं। सही है या नहीं बच्चों? अगर हम लोग अपने चारों तरफ को देखें तो हमको बहुत सारी चीज दिखाई पड़ेंगे। जैसे हमको आकाश, आसमान दिखाई पड़ेगा, पहाड़ दिखाई पड़ेगा, पौधा दिखाई पड़ेगा, जानवर दिखाई पड़ेगा, तथा अन्य चीजें हमको दिखाई पड़ेंगी। इनमें से कुछ जैसे कि आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन निर्जीव है। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि ये सब चीज निर्जीव है, जिसमें जान रहता है, ठीक है, उसको हम लोग सजीव कहते हैं। और जिसमें जान नहीं रहता है उसको हम लोग निर्जीव कहते हैं। नॉर्मली अगर आपको ये परिभाषा याद रखना है तो आप ये याद रखिए कि जिसमें जान होता है वो सजीव होता है, और जिसमें जान नहीं होता है वो निर्जीव होता है। वही यहाँ पर दिया गया, देखिए आप लोग, है ना, यहाँ पर आकाश, पहाड़, पौधे, जानवर, मकान आदि जमीन, फिर चिड़िया, कीड़े मकोड़े आदि दिखाई पड़ेंगे। इनमें से कुछ जैसे कि आकाश, पहाड़, मकान एवं जमीन निर्जीव है। आप ही बताइए, क्या ये आकाश में कोई जान है, पहाड़ में है, मकान में है? नहीं ना है, इसलिए ये सब निर्जीव है। इसलिए ये सब क्या है? निर्जीव है। यहाँ पर देखिए आप, निर्जीव, जहां जहां कलम हिले आप वहीं फोकस करना है, इसलिए ये सब निर्जीव है। जबकि पौधे, ठीक है, अब आप ये मत कहिए कि सर पौधे में जान कहाँ होता है। हालांकि उसके सजीव के कुछ लक्षण पौधे में मौजूद होते हैं, इसलिए इसको सजीव की कैटेगरी में भी रखा जाता है। ठीक है, जबकि पौधे, जानवर, चिड़िया एवं कीड़े मकोड़े सजीव है। ये सब क्या है? सजीव है। सभी जीवधारियां, जितना भी जीवधारियां हैं, में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है। सभी में क्या रहती है? जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है, जिससे जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। ठीक है, कार्यों का क्या होता है? संपादन होता है। जीवों में क्या बच्चों? संपन्न होने वाली जैविक क्रियाएं, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जीवों में जो भी क्रियाएं होती है, बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, से हमें पता चलता है कि वे सजीव है। जो भी सजीव है हमको पता चलेगा कि वो सजीव है। कैसे पता चलेगा? जैविक क्रियाओं के माध्यम से। ठीक है, जैविक प्रक्रिया जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उससे पता चलता है कि ये सजीव है। जैसे कि अगर कोई सजीव है तो ऑटोमेटिक है कि उसमें श्वसन होगा, हाँ या नहीं? श्वसन होगा, वृद्धि होगा, गति होगा, प्रजनन होगा। तो ये सब जैविक प्रक्रिया है। ये सब क्या है बच्चों? जैविक प्रक्रिया है।
ठीक है, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सजीव है या फिर निर्जीव है। आगे देखिए है, तो वही यहाँ है कि इससे हमें पता चलता है कि वे सजीव हैं। ठीक है, जिसमें बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जैविक क्रियाएं होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सजीव है। उदाहरण के तौर पर उड़ती हुई चिड़िया, देखिए चिड़िया में मोशन है ना बच्चों, गति है। उड़ती हुई चिड़िया, दौड़ते हुए जानवर, ये सब में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि ये सब देखिए चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, जो भी है दौड़ते हुए जानवर, जानवर दौड़ रहा है, तो आखिर उसमें एक्टिविटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। सोते हुए जीव, अगर कोई सो रहा है तो वो भी तो एक्टिविटी है। लेकिन पहाड़, मकान, ये सब बोले तो इसमें कहाँ कोई एक्टिविटी देखने को मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको निर्जीव के कैटेगरी में रखते हैं। तो सोए हुए जीवों के शोषण, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति सो रहा है तो भी तो उसमें एक बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शोषण से शरीर में होने वाली गतियां आदि के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि ये सजीव प्राणी है। ये सजीव क्या है, प्राणी है। यानी कि यही कहा गया है कि जिसमें शोषण हो, ठीक है, या जिसमें कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, तो हम कहेंगे कि वो सजीव है। पौधे भी समय के साथ एक छोटे बीज से एक बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। जो हम अभी बोले ना, कोई कोई ये सोचता है कि जो पौधा है बच्चों, जो पौधा है वो तो निर्जीव है। लेकिन अगर साइंस की मैं बात करूं तो साइंस के अकॉर्डिंग जो एक छोटा बीज होता है, देखिए उसमें वृद्धि हो रहा है ना, गति हो रहा है ना, इसलिए उसको हम लोग सजीव कहते हैं। ठीक है, हालांकि कोई कोई कहेगा कि वो निर्जीव है, पेड़ पौधे क्या है, निर्जीव है, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग उसको सजीव के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि उसमें वृद्धि होता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि पौधा को जब हम बीज को बोते हैं तो वो कुछ दिनों बाद उसमें जो है कि बीज पनप के कलियां निकलने लगता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एक सजीव है। कोई दिक्कत? आइए देखते हैं। वही यहाँ पर दिया है कि एक छोटे बीज से बड़े वृक्ष में परिणत हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियां दिखाई पड़ती है, लेकिन बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं, देखिए बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें वृद्धि, शोषण आदि से संबंधित गतियां परिलक्षित नहीं होती है। बहुत सारा ऐसा जीव है जो जिसमें वृद्धि हो या फिर शोषण हो, ये सब परिलक्षित नहीं होती है बच्चों। ठीक है, तो आपको फाइनली यहाँ पर यही समझना है कि सजीव और निर्जीव क्या है। तो मैं आपको बता दूं, सजीव उसको कहेंगे जिसमें जो है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, ठीक है, जैविक क्रियाएं हो, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है बच्चों, जैविक क्रियाएं अगर होगा उसमें, वो चलेगा, दौड़ेगा, इधर उधर करेगा, तो हम समझेंगे वो सजीव है। अगर वो एक जगह स्थिर है, पूरा शांत है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि वो एक निर्जीव है। जैसे कि पहाड़, मकान, ये सब देखते हैं ना, एक जगह स्थिर है, जमीन। लेकिन अगर मैं बात करूं इंसान का, किसी पक्षी का, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, आता है, बात करता है, यस या नो। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो सब क्या है बच्चों, वो सब सजीव है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मैं इसी तरह पूरा एक्सप्लेन के साथ लाइन बाय लाइन में समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग जो क्या कीजिए, फोन को आप अपने पास रख लीजिए और मन लगा के पढ़ते चलिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए देखिए, यहाँ पर है कि जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक ठीक है स्तर पर होती है। देखिए क्या है, जीवों में पाई जाने वाली गतियां वस्तुतः आणविक स्तर पर होती है। ठीक है, किस स्तर पर होती है, आणविक स्तर पर होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है। ठीक है, दिखाई नहीं देगा। इसके अभाव में ही विषाणु या वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिकाओं के संक्रमित कर आणविक गति नहीं करते हैं। देखिए इसीलिए जो है ना, आप लोग सुने होंगे वायरस का नाम, किसका, वायरस को ना सजीव तथा निर्जीव दोनों के बॉर्डर पर रखा गया। मान लीजिए ये सजीव का एरिया है और ये निर्जीव का एरिया है, ये सजीव का एरिया और ये निर्जीव का एरिया। तो जो वायरस होता है, ठीक है, वायरस जिसको हिंदी में विषाणु कहते हैं, उसको ये वाला बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर पर रखते हैं। ना ही उसको हम लोग सजीव कहते हैं, ना ही उसको निर्जीव कहते हैं, उसको बॉर्डर में रखते हैं, क्योंकि उसका जैसा एक्टिविटी होता है उसी के अनुसार हम लोग उसको कहते हैं। अगर उसमें कोई गति दिखाई पड़े, ठीक है, अगर उसमें यानी कि विषाणु, ये वायरस जो आप लोग देख रहे हैं, ये वायरस अगर इसमें कोई गति दिखाई पड़े तो हम लोग इसको सजीव कह देते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई भी गति दिखाई ना पड़े, पूरे शांत रहता है, तो हम लोग इसको निर्जीव यानी कि इस वाला एरिया में रख देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि विषाणु या वायरस
को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता है जब तक ये किसी जीवित कोशिकाओं को संक्रमित तथा आणविक गति नहीं दर्शाते हैं। जीवन के संचालन में आणविक गति की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीवन का संचालन अगर करना है तो उसमें क्या होती है, आणविक गति की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, और ये चीज हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं कि जो जीवों का शरीर होता है बच्चों, वो किसका बना होता है, किसका बना होता है जीवों का शरीर, कोशिकाओं का बना होता है, सेल का बना होता है, भूलिएगा नहीं। जीवों का शरीर किसका बना होता है, तो कोशिकाओं का बना होता है। एवं इसके जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अणु पाए जाते हैं। देखिए, कोशिकाओं, हम लोग का जो शरीर है या किसी भी चीज का जो शरीर है वो किसका बना होता है, तो कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, बना होता है। एवं इसके जीव द्रव्य में, कोशिकाओं के जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अणु जानते हैं ना, छोटा से छोटा कण जो होता है वही अणु होता है। अणु पाए जाते हैं। सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास। क्या है बच्चों, अणुओं का विन्यास है। ठीक है, एवं संयोजन एवं व्यवस्था है। आगे है, यहाँ देखिए रेड कलर में है कि जीवित पदार्थों में, किसमें बच्चों, जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। जितना भी जीवित पदार्थ है, जीवित पदार्थों में जो अणु होता है, अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है। क्या होता है, संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का, ठीक है, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं अच्छा से, ठीक है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, इसी के फलस्वरूप क्या होता है, जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। याद रखिएगा। और आप लोग को ये बात पता ही होगा कि हम लोग का जो शरीर है या किसी भी जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं का बना होता है, क्योंकि कोशिका जो होता है सबसे सूक्ष्मतम इकाई माना जाता है। हम लोग का शरीर का सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या माना जाता है बच्चों, तो कोशिका माना जाता है। ठीक है, क्योंकि कोशिका, बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं, और इसी तरह हम लोग का बॉडी का निर्माण होता है, जो कि मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये मेरा ब्रेन हिल जाता है तो आपको वीडियो हिलता हुआ नजर आता होगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द इसको सही कर लूंगा। आइए देखिए, जीवित पदार्थों में अणुओं का विशेष प्रकार से संयोजन होता है, जिसके फलस्वरूप जीवों का निर्माण संभव हो पाता है। आगे है कि न्यूक्लियोप्रोटीन। क्या बच्चों, न्यूक्लियोप्रोटीन, यहाँ देखिए, न्यूक्लियोप्रोटीन अणुओं के साथ अन्य तत्वों के अणु विशेष रूप से संयोजन होकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जो कि जीवन के मूलाधार है। यही हम लोग का जीवन का ये क्या है बच्चों, मूल आधार है। आपको भूलना नहीं है, यही हम लोग का जीवन का क्या है, मूलाधार है। जीव द्रव्य में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ये जो जीव द्रव्य होता है, ये जो जीव द्रव्य, इसी में सजीवों के सारे गुण जो होता है विद्यमान होता है। अगर यही सब जीव द्रव्य देखिए हम लोग में होता है, जितना भी सजीव है उसमें ये जीव द्रव्य होता है, लेकिन जितना भी निर्जीव है उसमें यही जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। ठीक है, भूलना नहीं है, वही जीव द्रव्य उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, देखिए वही चीज यहाँ पर है, देखिए आप लोग अच्छा से, ठीक है, नहीं पाया जाता है। इनमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका निर्जीव में अभाव होता है। देखे ना, वही चीज अभी हम बोले थे ना कि जितना भी सजीव है उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें जीव द्रव्य होता है, और जीव द्रव्य में ही क्या होता है, जीव द्रव्य में ही जीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं, जैसे कि श्वसन, वृद्धि, प्रजनन। ठीक है, ये सारे के सारे चीज जीव द्रव्य में ही विद्यमान होते हैं, लेकिन यही सब चीज जो है बच्चों निर्जीव में नहीं होता है। भूलना नहीं है आपको, निर्जीव में नहीं होता है। तो प्रश्न यहाँ ये बनता है कि सजीव में जीव द्रव्य होता है, तो आपको जवाब देना है यस होता है, लेकिन निर्जीव में जीव द्रव्य नहीं होता है। और वही दिया है कि इनमें उपस्थित विभिन्न अणुओं की इसी विशेष व्यवस्था एवं गति को आणविक गति कहते हैं, जिसका किसमें बच्चों, निर्जीवों में अभाव होता है। निर्जीवों में क्या होता है, अभाव होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है
ठीक है, देखिए यहाँ पर आप, यहाँ पर है हम लोगों का सजीव वस्तु एवं जैव प्रक्रम। कौन? सजीव वस्तुएं एवं जैव प्रक्रम को देखते हैं अब हम लोग। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। किसमें? जीवों में। जीवों में एक सुव्यवस्थित एवं निश्चित संरचनात्मक व्यवस्था रहती है। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? तो सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि सबसे छोटा से छोटा अगर हम लोग का शरीर में अगर कुछ है तो वह हम लोग का कोशिका होती है। ठीक है, कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। अगर बहुत सारा कोशिका, छोटा छोटा जो सेल मेंबर सेल होता है, अगर बहुत सारा कोशिका को जोड़ दे बच्चों तो किसका निर्माण होता है? बहुत सारे कोशिका को जोड़ने से उत्तक का निर्माण होता है। यहाँ है ना, कोशिका के जो बहुत सारे कोशिकाओं के समूह से उत्तक बनता है। ठीक है, और फिर क्या होता है? उत्तकों से अंग। अगर बहुत सारा उत्तक मिले तो उत्तकों से अंग का निर्माण होता है एवं अंगों से अंग तंत्र। अंगों से क्या होता है? अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलके विभिन्न अंग का जो तंत्र है, विभिन्न अंग तंत्र जैसे कि पाचन तंत्र, पेगी तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, ये सब तंत्र मिलकर एक जीव का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। भूलिएगा, बिल्कुल नहीं भूलना है। आइए मैं एक बार फिर से इसको समझा दूं। जब बहुत सारा कोशिका मिलेगा तो उत्तक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? उत्तक का निर्माण करेगा। कभी कभी आप लोग को चोट लगा है, चोट लगने के बाद देखिएगा चमड़ी का जो है ना ऊपर वाला भाग हट जाता है तो आपको अंदर में जो सादा सादा दिखाई पड़ता है वो सब तुम उत्तक कर सकते हैं। वो सब उत्तक ही होता है। ठीक है, देखिए मैंने कभी चोट लग जाता होगा तो हाथ उखड़ जाता है तो अंदर में सादा सादा चमड़ी हल्का सा छिला जाता है तो सादा सादा जो रहता है, जैसे ये त्वचा है, अभी चोट लग गया मान लीजिए मेरा हाथ में, ये जो परत हटेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा? बोलिए, सादा सादा जो परत होता है वही क्या होता है? हम लोग का उत्तक होता है। अब ये जो मेरा ये जो स्किन देख रहे हैं ये कोशिका से बना है। कौन चीज से? कोशिका। कोशिका से बहुत सारा कोशिका मिला तो उत्तक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? उत्तक का निर्माण किया। ठीक है, जब बहुत सारा उत्तक मिलता है तो एक अंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। ठीक है, और फिर अंगों से अंग तंत्र बनता है। अंग, ठीक है, अंग बनता है। फिर अंग से कहता है ना अंग अंग ढीला होना मुहावरा। तो अंग, बहुत सारा जब अंग मिलता है तो अंग से अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र क्या होता है आप लोग जान ही रहे हैं। अंग तंत्र से जैसे कि पाचन तंत्र, समझ रहे हैं? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में शरीर का कौन कौन सा अंग भाग लेगा, समझ सकते हैं? पाचन तंत्र में शरीर का कौन कौन सा अंग भाग लेगा, प्रजनन तंत्र में शरीर का कौन कौन सा अंग भाग लेगा, वही होता है हम लोग का अंग तंत्र। अंग तंत्र एवं विभिन्न अंग तंत्र मिलकर जीवों का निर्माण करते हैं। विभिन्न अंग तंत्र मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जीवों के संचालित जीवों का निर्माण करते हैं। जीवों में संचालित होने वाली आवश्यक जैविक क्रियाएं इन्हीं अंग तंत्र द्वारा होती है। और जीवों में जितना भी क्रिया होती है, ठीक है, किसमें बच्चों? जीवों में जितना भी क्रिया होती है इन्हीं अंग तंत्रों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? इन्हीं अंग तंत्रों के द्वारा होती है। अगर हम सोए हुए भी रहते हैं, देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ, यदि हम लोग सोए हुए भी रहते हैं तो हमारे शरीर में ये क्रियाएं चलती रहती है। चलती रहती कि नहीं चलती रहती? जैसे कि मान लीजिए आप रात में खाना पीना खा के आराम किए, तो आप जब सो रहे, क्या आपका पाचन तंत्र भी सो गया? क्या नहीं ना सोया, वो काम कर रहा है तब ना। मान लीजिए कि जो भी खाना खाएं वो रात भर में पच जाता है। क्या क्या हम लोग जब नींद में रहते हैं क्या हम लोग का शोषण बंद हो जाता है? शोषण तो चलते रहता है कि नहीं चलते रहता है? वही चीज यहाँ पर कहा भी गया है। चलिए, ठीक है, तो वही यहाँ पर कहा गया है कि अगर हम सोए भी रहते हैं तो हमारे जो है कि शरीर की सारी क्रियाएं चलती रहती है। कोई रेस्ट नहीं होता है, केवल हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं यहाँ क्या है। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है ना, मेंटेनेंस होता है, उसी को हम लोग जैविक प्रक्रिया कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है। क्या होता है? मेंटेनेंस होता है। उससे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जैविक प्रक्रम कहते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं जैविक प्रक्रम। भूलना नहीं है। ये प्रश्न बनता है कि जैव प्रक्रम आपको हर साल ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछ ही देता है। तो बोलिए जैविक प्रक्रम क्या है? तो आपको लिखना है कि वे सारी प्रक्रियाएं या वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा
जीवों का अनुरक्षण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जो है कि जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हम लोग का। जैविक प्रक्रिया के संचालन, ठीक है, जैविक प्रक्रिया के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम लोग कोई भी काम करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होगी बच्चों, तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ऊर्जा मतलब एनर्जी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, हाँ, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, यानी एनर्जी की आवश्यकता होगी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, और हम जो भी ऊर्जा प्राप्त करेंगे तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए। खाद्य पदार्थ मतलब खाना चाहिए ना जी, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए। खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है जो पोषण की प्रक्रिया से, किस प्रक्रिया से, पोषण है ना यहाँ, जो पोषण की प्रक्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। हम लोग के शरीर में जितना भी कार्य होता है या जो भी हम लोग जैविक प्रक्रम हम लोग के अंदर होता है, उसके लिए जो है कि बच्चों हम लोग को ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए, ऊर्जा। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा, तो पोषण से हमको ऊर्जा मिलेगा। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, पोषण से। ठीक है, ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो पोषण से। और याद रखिएगा, पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है, पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। वही यहाँ दिया कि पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। आइए आगे देखते हैं। अपनी आवश्यकताओं एवं वातावरण के अनुरूप जीवों में विभिन्न प्रकार की पोषण विधियां होती है। विभिन्न प्रकार की क्या होती है, पोषण विधियां होती है। पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का सरलीकरण विभिन्न चरणों में उपचयन एवं अपचयन, कौन कौन चयन बच्चों, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, और इस प्रक्रम को श्वसन कहते हैं। यही प्रक्रम क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और हम सभी को पता है कि अगर हम लोग सांस लेंगे यानी कि श्वसन का प्रक्रिया करेंगे, देखिए मैं इसको ऊपर कर लूँ थोड़ा, अगर हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करेंगे, किसकी प्रक्रिया बच्चों, श्वसन की प्रक्रिया अगर हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए। बिना ऑक्सीजन का हम लोग सांस ले पाएंगे क्या, तो श्वसन के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो वही दिया है कि इस प्रक्रम को श्वसन, ठीक है, श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जैसे कि अगर हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो अंदर खींचते हैं, तो अंदर हम लोग ऑक्सीजन को खींचते हैं। किसको खींचते हैं, ऑक्सीजन को खींचते हैं, एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अब इसमें भी ऊर्जा की जो है ना बच्चों, मुक्ति होती है। अब आखिर हम लोग जो सांस खींचते हैं इसमें भी ऊर्जा चाहिए, बिना ऊर्जा का नहीं होगा। आखिर जैसे कि आप ही सांस लिए नाक के माध्यम से वायु को अंदर खींचे ना, तो ये जो खींचने की शक्ति है ये भी आपको ऊर्जा के माध्यम से ही आया। आपके अंदर एक ऊर्जा आया और उसी ऊर्जा के माध्यम से आप क्या कर पाए, श्वसन को जो है कि श्वसन प्रक्रिया को कर पाए, यानी कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ले पाए। और ये जो ऊर्जा है हमको कहाँ से आएगा, तो भोजन के माध्यम से आएगा। तो वही दिया है कि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन का उपयोग होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। बृहत रूप में श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा हम ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। याद रखना है आप लोगों को। आइए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में, किसमें बच्चों, एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब होता है वैसा जीव जो केवल एक कोशिका से ही बना है। किससे बना है, एक कोशिका से ही बना है और किसी से नहीं बना है। जैसे कि हम लोग हो गए, मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ये सब ना बच्चों बहुकोशिकीय जीव है। केवल अमीबा है जो कि एक कोशिकीय जीव है, वो एक ही कोशिका से मिलकर बना है। कौन सी बच्चों, तो वही कोशिका, अमीबा जो एक कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन हम सभी जो है बहुत सारे कोशिकाओं से मिल के बने हैं। तो यहाँ है कि एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने, खाद्य पदार्थों को क्या करने, ग्रहण करने, गैसों के आदान प्रदान, गैसों के क्या बच्चों, आदान प्रदान एवं विशिष्ट उत्पादनों के निष्कासन हेतु खास अंग नहीं होते हैं। खास अंग नहीं होते किसमें बच्चों, एक कोशिकीय जीव में। जितना भी एक कोशिकीय एवं सरल जीव है उसमें क्या होता है, खाद्य पदार्थों के लिए यानी भोजन ग्रहण करने के लिए, गैसों के लिए, गैसों के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, विशेष अंग नहीं होती है। वही यहाँ दिया है
की खास अंग उसमें नहीं होता है। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि समझिए हम सब मनुष्य, क्या हम लोगों को श्वसन के लिए एक विशेष अंग मिला हुआ है? मिला हुआ है कि नहीं? नाक मिला हुआ है कि नहीं? नाक के माध्यम से हम सांस को अंदर लेते हैं, फिर वहां फेफड़ा में जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन ये सब में वैसा नहीं होता है। साथ ही साथ हम सभी में जो बहुकोशिकीय जीव है, कौन सा जीव? जो बहुकोशिकीय जीव है, उसमें क्या होता है, हर एक काम को करने के लिए एक विशेष अंग होता है। प्रजनन करने के लिए एक अलग अंग है, शोषण के लिए एक अलग अंग है, पाचन तंत्र के लिए भोजन जो हम लोग करते हैं उसके लिए एक अलग तंत्र है। हाँ या नहीं बच्चों? तो हर एक चीज के लिए हम सभी में, हम मनुष्यों में तथा बहुकोशिकीय जीवों में एक अलग अलग अंग बना हुआ है। लेकिन जो ये होता है एक कोशिकीय जीव, इसमें किसी के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं है, किधरों से भोजन किया, किधरों से निष्कासन कर दिया। कहने का मतलब भोजन वो कहीं से ले लिया, कहीं पर पाचन कर दिया, उसके बाद वो शरीर के किसी भी अंग से वो निष्कासन कर दिया। कौन? एक कोशिकीय जीव। ठीक है, और एक कोशिकीय जीव में अमीबा को आप लोग लेके चलिए, आइए। लेकिन हम लोग में क्या वैसा होता है, मुंह के माध्यम से भोजन करते हैं और मल द्वार के माध्यम से भोजन का निष्कासन करते हैं, क्योंकि हम लोगों में एक विशेष क्या बना हुआ है, अंग बना हुआ है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में ऐसा कोई अंग नहीं है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चैनल को बच्चों जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करने का प्रयास कीजिए बच्चों। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में, बहुकोशिकीय देखिए यहाँ दिया है ना, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के संपर्क में रहता है। और याद रखिएगा जो एक कोशिकीय जीव होता है उसका सारा शरीर जो है कि पर्यावरण के कांटेक्ट में होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव, जटिल जीवों की सारी कोशिकाओं एवं अपने पर्यावरण से सीधे संपर्क में नहीं रह पाती है। हम लोग जो है पर्यावरण के सीधे कांटेक्ट में नहीं रह पाते, संपर्क में नहीं रह पाते हैं, अतः हमारे विसरण तथा इधर गया किधर गया, हाँ, अतः इनमें विसरण, ठीक है, विसरण की साधारण प्रक्रिया में सभी कोशिकाओं की जरूरत पूरी नहीं होती है, सभी कोशिकाओं की जरूरत पूरी नहीं होती है। चलिए, वही यहाँ पर दिया है कि सभी कोशिकाओं नहीं हो पाती है। इन बहुकोशिकीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र होता है। बोलिए कि नहीं होता? हम लोग में यानी बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, खाद्य पदार्थों के लिए भोजन करने के लिए एक अलग अंग बना हुआ है जो कि पाचन तंत्र कहलाता है, बना हुआ है। एवं गैसों के परिवहन के लिए परिवहन तंत्र बना हुआ है। परिवहन तंत्र वही बच्चा जो खून बहता है हम लोग के अंदर, तो वही परिवहन तंत्र का। आखिर हम जो सांस लेते हैं वो फेफड़ा के माध्यम से हम लोग का हर एक बॉडी के अंग के पास कैसे जाता है, तो परिवहन के माध्यम से, क्योंकि वो खून में मिल जाता है। ऑक्सीजन खून में मिल के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, और वही पूरे बॉडी में आता है, फिर वहीं से, ठीक है, खून ही क्या करता है, आप लोग अभी नॉर्मल समझिए, वहीं पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर बॉडी से हम लोग का बाहर कर देता है, फेफड़ा में पहुंचाता है, फिर फेफड़ा से शरीर से कहाँ होता है, बाहर निकल जाता है। हालांकि ये सब जो श्वसन का प्रक्रिया है, परिवहन तंत्र है, इसमें हाथ का बहुत बड़ा, जो हम लोग कहते हैं ना कि दिल, ठीक है, हृदय, इसका बहुत बड़ा योगदान है। मैं फुल एक्सप्लेन के साथ आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो अभी नॉर्मल ये समझिए कि हम लोग में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है, खाद्य पदार्थों यानी कि भोजन सबके लिए एक अलग अंग बना हुआ है, एवं ये जो शोषण लेते हैं, ठीक है, और शरीर के सभी अंगों तक जो मेरा ऑक्सीजन पहुंच पाता है वो परिवहन तंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, परिवहन तंत्र के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया होता है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थों एवं गैसे शरीर के एक हिस्से, अभी मैं वही बोला ना, शरीर के सभी अंगों तक जाता है, वही यहाँ गैस शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित होता है, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ऑक्सीजन जाता है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बदल के, हालांकि वहां इसका ये ऑक्सीजन जलता है, वहां पर जल के फिर वापस आके फिर हम लोग का नाक या मुंह के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। आगे है विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट, ठीक है, हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है। जैविक प्रक्रिया हम लोग के अंदर जो भी होता है, ठीक है, जैविक प्रक्रिया के फलस्वरूप
हर एक कोई भी काम होगा तो उसके बाद जो है बच्चों हानिकारक चीज बनेगा ही बनेगा। हम लोग घर में खाना ही बनाते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टेज चीज निकल ही जाता है। सब्जी बनाते हैं तो आलू का छिलका वेस्टेज निकल जाता है। चावल बनाते हैं, चावल से भात बनाते हैं ना जी, उसमें भी हम लोग फटक उटक कुछ ना कुछ अपशिष्ट निकाल देते हैं ना जी। वही चीजें आ जाएगी। उसी तरह जैविक प्रक्रिया के फलस्वरूप जीवों में, किसमें, जीवों में कई प्रकार के हानिकारक अपशिष्ट, अंग्रेजी में उसको हम लोग कहते हैं हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। ये है वेस्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। तो वही है कि हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों का निर्माण होता है जिसका शरीर से निष्कासन उत्सर्जन क्रिया से होता है। समझ में आया आपको? चलिए मैं समझाता हूं कि हम लोग का जो भी शरीर में हम लोग का जो भी जैविक क्रिया होता है तो जैविक क्रिया के दौरान एक क्या बनता है बच्चों, हानिकारक अपशिष्ट उत्पाद का निर्माण होता है शरीर में, और वो जो है कि उत्सर्जन के माध्यम से निष्कासन हो जाता है। किस माध्यम से निष्कासन हो जाता है? उत्सर्जन के माध्यम से हम लोग का शरीर से क्या होता है, निष्कासन, यानी कि वो निकल जाता है। अगर मैं आपको फुल एक्सप्लेन करूं तो आप लोग भोजन करते हैं ना जी, भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद क्या होता है, शरीर में मल, जो भोजन का सारा पोषक तत्व जब शरीर खींच लेता है तो वही पोषक तत्व खींच लिया, हम लोग का पाचन तंत्र क्या करता है, भोजन जो हम खाएं वो भोजन में जितना भी ऊर्जा है, पोषक तत्व है, उसको निचोड़ के खींच लिया। उसके बाद जो बनता है, उसके बाद जो बच जाता है वही तो हम लोग के लिए अपशिष्ट पदार्थ, जो कि उत्सर्जन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे ना बच्चों, वही है, ठीक है, मलद्वार के माध्यम से हर मनुष्य उसको शरीर से त्याग देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पानी ही पीते हैं तो वो मूत्र के माध्यम से जो बचा हुआ होता है उसको शरीर हम लोग का क्या करता है, उसको बाहर कर देता है, तो वही उत्सर्जन हुआ बच्चों। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कभी भी इन फ्यूचर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको ना ही बायोलॉजी पढ़ने के क्रम में ना ही आपको टीचर से शर्म करना है, ना ही किसी से शर्म करना है, क्योंकि अगर आप बायोलॉजी पढ़िएगा तो फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़िए तो ही आप अच्छा कुछ कर पाइएगा। और याद रखिएगा, बायोलॉजी पढ़ने वाले इंसान ही आगे चल के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर अगर आपको बनना है तो बायोलॉजी में रुचि रखनी होगी बच्चों। ठीक है, और बायोलॉजी अगर हमसे पढ़े तो हर एक चीज मैं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, और शर्माइएगा नहीं बायोलॉजी पढ़ने में। कहीं पर भी कोई बात है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट नंबर लीजिए, आप हमसे बात कीजिए, नहीं तो हमको व्हाट्सएप पर हमको बोलिए। मैं आपका हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, हर एक चीज समझाने का प्रयास मैं आपको करूंगा। आगे है, आगे देखते हैं यहाँ क्या है। ये 1 मिनट, हाँ चलिए। उत्सर्जन प्रक्रिया के माध्यम से हो पाता है। सरल एक कोश के जीवों में यह विसरण क्रिया द्वारा आसानी से संपन्न हो जाता है। पूछेगा कि उत्सर्जन की प्रक्रिया एक कोश के जीवों में कैसे होता है, तो विसरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? विसरण प्रक्रिया के द्वारा आसानी से होता है। जबकि बहुकोश के जीवों में इसके लिए एक विशिष्ट अंग होता है। हम लोग में जो उत्सर्जन के लिए, किसके लिए? उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग है। उत्सर्जन बोलेंगे तो आप नॉर्मल अगर समझना चाहें तो आप लोग समझ जाइएगा, मल का निष्कासन शरीर से। ठीक है, मल मूत्र का निष्कासन जो हम लोग करते हैं शरीर से, वही उत्सर्जन आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, वही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो वही क्या है कि बहुकोश के जीव, बहुकोश के अगर जैसे ही बोले तो समझ जाइएगा मनुष्य। क्या समझ जाएगा? मनुष्य, जानवर। ठीक है, ये जो जानवर गाय घोड़ा ये सब है, ये सब बहुकोश के जीव है बच्चों। ठीक है, बहुकोश के जीवों में इसके लिए एक विशेष अंग होता है। आप देख लीजिए, मेढक को देख लीजिए, भोजन करने का स्थान कहीं और निष्कासन करने का स्थान कहीं और। मनुष्य को देख लीजिए, भोजन करने का स्थान कहीं और, निष्कासन करने का अलग। इसी तरह आप किसी भी जानवर को देखिए, चाहे वो कोई भी जानवर हो, उसका भोजन करने का अंग एक अलग है, लेकिन मल निष्कासन का एक जगह अलग है। तो वही जो मल निष्कासन जो हम करते हैं वही उत्सर्जन कहलाता है। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे दिया गया है, जबकि बहुकोश के जीवों में इसके लिए एक विशिष्ट अंग होते हैं। इस प्रकार सजीवों में, इस प्रकार बच्चों सजीवों में पोषण, इस प्रकार सजीवों में पोषण, शोषण प्रक्रिया, किस प्रक्रिया? शोषण, परिवहन, उत्सर्जन आदि जैव प्रक्रम होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये सब होते रहता है किसमें बच्चों? सजीवों में। इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी है बच्चों, ठीक है, जितने भी जीवधारी है, ठीक है, इसके अतिरिक्त सभी जीवधारी है जो कि जनन, उसको कहते हैं रेप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है,
जनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जनन की अगर मैं बात करूं तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग अपने जैसा संतान की उत्पत्ति कर पाते हैं, वही जनन या प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो जितने भी जीव है वो एक शरीर का एक जो है कि एक लक्षण होता है जिसको हम लोग जनन कहते हैं, वही जनन के द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है बच्चों, बढ़ोतरी करता है। क्या करता है, बढ़ोतरी करता है। आपको भूलना नहीं है, याद रखना है हर चीज। किसके द्वारा, जनन के द्वारा, वही यहाँ दिया है, द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। सजीवों में नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, उत्तेजना, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं भी होती है। मनुष्य के अंदर उत्तेजना वाला जो है कि क्रियाएं होती रहती, किसके अंदर, मनुष्य के अंदर, वही यहाँ दिया है, उत्तेजनशीलता आदि क्रियाएं भी होती रहती है। ठीक है, उत्तेजनशीलता मनुष्य के अंदर जो है कि होती रहती है। ठीक है, आदि क्रियाएं भी पाई जाती है इन प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है, इसी प्रक्रिया के आधार पर जो है कि सजीव वस्तुएं निर्जीव वस्तुओं से अलग है बच्चों। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सब जो अभी हम लोग पढ़े, इस आधार पर हम कह सकते हैं जो सजीव है वो अलग है, निर्जीव अलग है। फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं और निर्जीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं। फाइनली समझ में आया कि नहीं आया, सजीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं एवं निर्जीव में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो जितने भी सजीव है बच्चों, अभी मैंने यहाँ पर जो जो आपको बताया, जितने भी सजीव होते हैं उसमें सभी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। जितने भी सजीव होते हैं उसमें सभी प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, ठीक है, पाचन तंत्र वाला प्रक्रिया हो गया, ये सभी होते हैं। लेकिन ठीक है बच्चों, लेकिन ये जो निर्जीव होता है जैसे पहाड़ पठार, ठीक है, कलम कापी, ये सब में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए ये सब निर्जीव होता है। और यहाँ अंत में कहा गया है कि इन प्रक्रियाओं के आधार पर ही सजीव वस्तुएं एवं निर्जीव वस्तुएं से अलग होता है बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी मैं जितना पढ़ाया हूँ आप लोग उसको क्या कीजिए, आराम से उसको एक बार फिर से पढ़िए। जब आप लोग एक बार फिर से पढ़ के नोट्स तैयार कीजिएगा ना, तो आपको पूरा चीज समझ में आएगा और कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगा। जब आप खुद से नोट निकालिएगा, या फिर क्या कीजिए, नोट अगर नहीं निकाल रहे हैं आप लोग, तो जो जो यहाँ मेन चीजें आप लोग एक हाईलाइटर दुकान में खरीदिए और बुक को ये हाईलाइट कर दीजिए, ताकि एग्जाम टाइम में आप उससे रिवाइजिंग कर सकें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सजीव और निर्जीव में अंतर समझ गए। ठीक है बच्चों, आप कमेंट में बताइए 5 सजीव और 5 निर्जीव का बताइए तो नाम, 5 सजीव और 5 निर्जीव का जो कि नाम बताइए तो कमेंट में। देखते हैं क्या आप लोग अच्छा से तैयारी किए हैं कि नहीं, क्या आप लोग को समझ में आया है या नहीं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों अभी तक ये समझ लिया कि सजीव क्या होता है एवं निर्जीव क्या होता है, एवं इनके बीचों को अंतर को भी देख लिया। अब हम सभी पोषण के बारे में जानेंगे। अगला टॉपिक है हम लोग का कि पोषण क्या है। हम लोग का टॉपिक क्या है बच्चों, कि पोषण क्या है। तो आप लोग को ये चीज माइंड में रखना होगा कि आखिर पोषण है क्या। सर जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो पोषण है क्या, तो आप लोग यहाँ से समझिए। हालांकि मैं बच्चों अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ तो ये वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो भली थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप लोग अगर टू द पॉइंट पढ़िएगा तो आपको एग्जाम में भी सरलता होगी और हर एक चीज क्लियर भी होते चले जाएगा। आप लोग का एक भी चीज मैं जो है कि नहीं छोड़ूंगा, इसलिए ये वीडियो लंबा होने वाला है। और मैं देखिए आप लोग खुद देख पा रहे हैं कि मैं खुद बुक से पढ़ाता हूँ, तो एक भी टॉपिक यहाँ तक कि आपको जो भी इस अध्याय में प्रक्रिया वगैरह जो है, ठीक है, जो होता है ना प्रोसेस, इसमें जो क्रियाकलाप वगैरह होता है वो सब भी नहीं छूटेगा आपका। मैं हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, जो बुक में मैं वही पढ़ाऊंगा और टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकाल लिया वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं हर एक चीज पढ़ाऊंगा ताकि आपके अंदर नॉलेज भी भर भर आए और आप एग्जाम में जो है कि एग्जाम को फोड़ डालें। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको समझिए और आइए इसको देखते हैं आगे। हम लोग का है कि पोषण क्या है बच्चों। पोषण देखिए, जीवन संबंधी प्रक्रिया, ठीक है, जीवन संबंधी प्रक्रिया यानी कि लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है, जीवन संबंधी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। हर एक जीव की 2 प्रमुख आवश्यकताएं हैं। क्या क्या है तो आइए देखते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि जीवन संबंधी प्रक्रिया, जीवन में जितना भी हम लोग का जो भी चीज हो रहा है बच्चों, उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से यानी कि बेहतरीन रूप से, अच्छा रूप से
चलाने के लिए प्रत्येक जीव की दो प्रमुख आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है? दो प्रमुख आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, दो प्रमुख आवश्यकताएं होती है। पहला क्या है, आइए देखते हैं। पहला है जीवन की उपापचयी क्रियाओं, ठीक है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। ठीक है, हम लोग अगर जीवन में कुछ भी करेंगे बच्चों, तो हमको उसके लिए क्या चाहिए? निरंतर, यानी कि हमेशा हमको ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हम लोग देखते हैं ना, प्रतिदिन भोजन करते हैं और भोजन के माध्यम से हमको प्रतिदिन क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन रोज भोजन करते हैं। अगर आपसे बच्चों को ये पूछ दे कि सर हम लोग रोज भोजन क्यों करते हैं, बताइए, या मैं ये पूछूं कि आप लोग रोज भोजन क्यों करते हैं, तो उसका जवाब आपको यहाँ मिल जाएगा कि जीवन की उपापचयी प्रक्रिया, जीवन की उपापचयी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए, जीवन की जितनी भी क्रिया है बच्चों, उसको एक्टिविटी को रखने के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और ये ऊर्जा हमको कहाँ से मिलता है बच्चों? तो भोजन से मिलता है। समझ में आ गया? जवाब मिल गया इसका। हम लोग रोज भोजन क्यों करते हैं? तो हम लोग रोज भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो भी अपने दैनिक लाइफ में काम करते हैं, हम लोग अपने दैनिक जीवन में जो भी काम करते हैं उसके लिए ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमको कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। ठीक है, यही ऊर्जा जब हमको नहीं मिल पाता है तो हम लोग का शरीर कमजोर होने लगता है, धीरे धीरे अनेक बीमारी हम लोग को होने लगता है। ठीक है, देखिए, प्रत्येक जीवों की दो प्रमुख आवश्यकताएं तो बता ही दिए। पहला क्या था? जीवन की उपापचयी प्रक्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति। तथा दूसरा क्या है? शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतक, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करना। जीव द्रव्य का निर्माण, हम लोग जो अपना दैनिक लाइफ में हर एक काम करते हैं, जैसे भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं, तो इससे भी मेरा कोशिका टूट रहा है बच्चों। जब कोशिका टूटेगा तो इसके लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा हमको मिलेगा कहाँ से? तो मम्मी जो घर में बनाएगी उसको हम लोग खाएंगे मजा से, तो हमको पुनः ऊर्जा मिल जाएगा। समझ में आया ना? तो वृद्धि तथा टूटे फूटे ऊतक की मरम्मत के लिए जीव द्रव्य का निर्माण। और जब तक जीव द्रव्य नहीं होगा, जीव द्रव्य का निर्माण नहीं होगा, तब तक हम लोगों में सजीव वाला लक्षण प्रकट ही नहीं होगा। हम आपको पहले ही बोल दिए थे कि अगर जो भी सजीव है उसमें जीव द्रव्य बनता है। क्या बनता है? जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य में ही सजीव के सारे गुण जो है कि प्रलक्षित होते हैं और दिखाई पड़ते हैं। तो जीव द्रव्य का निर्माण होगा और हम एक सजीव साबित होंगे और सजीव जैसा दिखेंगे, सजीव के जैसा एक्टिविटीज करेंगे। समझे? इसीलिए हमको अब पोषण की जरूरत है। इसीलिए हमको किसकी जरूरत है? पोषण। ठीक है, पोषण एक प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं। आइए आगे देखते हैं। इन प्रक्रियाओं को इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। जितना भी जीव होता है उसको क्या किसकी जरूरत होती है? जीवन पर्यंत भोजन की जरूरत होती है। भोजन में स्थित विभिन्न तत्व ये कार्य करते हैं। भोजन के ऐसे तत्व पोषक तत्व कहलाते हैं। भोजन के ऐसे तत्व क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं बच्चों। पोषक तत्व कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। अतः वह विधि, यहाँ देखिए क्या दिया है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। क्या करता है? वह विधि, ठीक है, वह प्रोसेस जिससे जीव यानी हम सब जो जीवित है ना, वही जीव पोषक तत्वों को क्या करते हैं? पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से, भोजन जब करते हैं तो भोजन में जो भी पोषक तत्व है उसको हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। और ग्रहण करके उसका हम लोग उपयोग करते हैं। और वही जो हम लोग उपयोग करते हैं वही मेरा पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? वही मेरा पोषण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, हम लोग जो भी भोजन करते हैं ना, तो वो भोजन में जितना भी पोषक तत्व होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? खींच लेते हैं। हम लोग क्या खींचते हैं? हम लोग का शरीर घिसता है ना जी, तो वही हम लोग का पोषण कहलाता है। एक बार फिर से देख लीजिए कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को, भोजन में जो पोषक तत्व है उसी को, पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? उनका उपयोग करते हैं। तो वही हम लोग का क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं कि पोषण की विधियां को देखते हैं। पोषण की विधियां, पोषण की कितनी विधियां होती है इनको देखिए। जीवों में पोषण, जीवों में बच्चों पोषण, ठीक है,
जीवों में जीवों में पोषण की जो है बच्चों दो विधियां, जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जितना भी जीव है बच्चों उसमें जो पोषण होता है ना वो दो विधि के द्वारा होता है। कितने विधि के द्वारा? दो विधि। पहला होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। और दूसरा होता है परपोषण, जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। स्वपोषण किसको कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, स्वयं संश्लेषित कर लेता है, उसको हम लोग स्वपोषण कहेंगे। और परपोषण किसको कहेंगे? जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करता है, उसको हम लोग परपोषण कहेंगे। तो आइए देखिए यहाँ पर एक एक करके देखिए। आप लोग ये एक चित्र को देख पा रहे होंगे, जो ये सूर्य है, यहाँ पर एक प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया मैं आप लोग को समझाऊंगा आगे, ठीक है? तो मैं ये चित्र बताऊंगा। देखिए ये सूर्य है और ये पत्ता आप लोग देख पा रहे होंगे, और ये क्या है? यहाँ देखिए वायु से CO2 पत्ता के माध्यम से ये अंदर को एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पर जो है ना जो है कि फिर जड़ के माध्यम से, जड़ जड़ वृक्ष में जो जड़ होता है, जड़ के माध्यम से जल को पत्तों में लाया गया। फिर क्या हुआ? फिर पत्तों में मौजूद होता है क्लोरोफिल, ठीक है? उसकी सहायता से ये सभी आपस में भोजन बनाते हैं, ठीक है? भोजन बनाते हैं, और भोजन के रूप में वो क्या बनाते हैं बच्चों? भोजन के रूप में वो यहाँ पर आगे मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन बनाता है, और फिर जो है कि निष्कासन के रूप में CO2 बाहर कर देता है, ऑक्सीजन बाहर कर देता है। सॉरी, क्या बाहर करता है? ऑक्सीजन बाहर कर देता है। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, अभी ये केवल चित्र समझ लीजिए। देखिए यहाँ से डॉट डॉट दिया गया ना, यानी इधर से CO2 अंदर गया, CO2 अंदर गया, ठीक है? वही यहाँ दर्शा रहा है। फिर यहाँ देखिए यहाँ क्या है? क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से पत्ता हरा होता है। और यहाँ देखिए जल दिख रहा है ना आप लोग, देखिए जल। और फिर ये सब मिल के जो है कि किसका? ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? ये जो ग्लूकोज दिख रहा है ना आप लोग, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। और फिर जो है कि इससे ऑक्सीजन भी मुक्त होता है। फिर ये ऑक्सीजन किधर से? जो कि पत्ता में छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसको रंध्र कहते हैं, उसके माध्यम से वो बाहर निकल जाता है। आइए हम लोग समझते हैं यहाँ स्वपोषण। पहले यहाँ देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर क्या बताया था कि पोषण का दो विधि होता है। यहाँ देखिए पोषण का कितना विधि? दो विधि। कौन कौन? एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो मैं ये दोनों पोषण के बारे में पहले बताऊंगा। देखिए है ना, ये स्वपोषण। हाँ, स्वपोषण देखिए यहाँ तो ऊपर कर लेते हैं, समझिए ध्यान से, हर एक चीज तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा आपको। स्वपोषण जिसको हम लोग कहते हैं, स्वपोषण जो है बच्चों ऑटोट्रॉफ। क्या? ऑटोट्रॉफ। स्वपोषण यानी कि ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द, ग्रीक एक भाषा होता है बच्चों, ठीक है? ग्रीक शब्द, ठीक है? ग्रीक भाषा भी होता है। तो ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द ऑटो और ट्राप से, ट्राप के मेल से हुआ है। ऑटो ट्राप का जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ है? ऑटो और ट्राप के मेल से हुई है। ऑटो शब्द का अर्थ, जो ऑटो शब्द का अर्थ है बच्चों, ऑटो शब्द का अर्थ होता है स्व, स्व यानी अपना, स्वतः, ठीक है? स्वयं, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है? तथा ट्राप का अर्थ होता है पोषण। तो स्व पोषण, स्व है, देखिए ना, स्व पोषण। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ यही बना ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है स्व पोषण, तो वही यहाँ दिया है। ऑटो का मतलब हो गया स्व, ऑटो का मतलब हो गया स्व, और ट्रॉफ का मतलब हो गया पोषण। इससे बन गया मेरा स्व पोषण। ऑटो का मतलब हो गया स्व और ट्रॉफ का मतलब हो गया पोषण, तो इससे मिलके क्या बना? स्व पोषण, ठीक है? स्व पोषण का मैं अभी आपको ऐसे ही बता दिया था कि जो अपना भोजन के लिए, जो अपना भोजन खुद बनाए, सो मैंने अपना, जो अपना भोजन खुद बनाए। तो अपना भोजन खुद कौन बनाता है? अब ये मत सोचिएगा आप लोग कि हाँ हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। अरे हम लोग अपना भोजन बनाते कभी नहीं है, हम लोग अपना भोजन को पकाते हैं, भूलिएगा नहीं। मम्मी आप लोगों का जो मम्मी है वो क्या करती है? बोलिए, भोजन बनाती है क्या? कभी नहीं बनाती है। क्या हम लोग का मम्मी के हाथ में क्या इधर से धान का पौधा उगता है? ये जो हाथ है यहाँ पर क्या, यहाँ सब्जी आलू का पौधा उगा और क्या आलू बन गया? ऐसा होता है क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है? हाँ, तो हम बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए, क्या हम लोग के हाथ में ही क्या कोई धान थोड़ा उगता है बच्चों? उगता है क्या हम लोग का हाथ में
या हम लोग का कान की इधर से क्या आलू उगता है, ऐसा कभी होता है? नहीं ना होता है। तो वही चीज है यहाँ पर, ठीक है, वही चीज यहाँ पर कहा गया है। देखिए यहाँ पर कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी करते हैं। ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहकर, अन्य जीवों पर अपना भोजन के लिए निर्भर नहीं रहता है, लेकिन हम लोग अपना भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। रहते कि नहीं रहते हैं? जैसे कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए सारे के सारे पेड़ पौधे से अगर अनाज उत्पन्न नहीं हो तो हम लोग खाएंगे क्या? लेकिन जितना भी पेड़ पौधा है बच्चों, जितना भी स्वपोषी जीव है या स्वपोषी जो भी है, अगर उनको हम लोग किसी भी प्रकार का अनाज नहीं भी दे तो भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो लोग अपना भोजन खुद बना लेता है। ठीक है, पेड़ पौधा सब स्वपोषी के अंतर्गत आएगा। फिर से समझिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, वो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे हम लोग निर्भर है पेड़ पौधा पर, क्योंकि पेड़ पौधा से जो अनाज होगा, जो सब्जी होगा, उसको हम घर में लाके हम लोग उसको पकाएंगे। क्या करेंगे? पकाएंगे, ना कि बनाएंगे। हम लोग उसको पका लेंगे, सिझा लेंगे, उसके बाद हम लोग खा लेंगे। लेकिन जो स्वपोषी होता है, इसको किसी भी चीज में कोई दिक्कत नहीं है। वही दिया कि ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी करते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी करते हैं। याद रखिएगा ना, स्वपोषी किसको कहेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको हम लोग स्वपोषी कहेंगे बच्चों। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको स्वपोषी कहेंगे, जैसे पेड़ पौधा। आइए देखिए, सभी हरे पौधे, जितना भी सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। सभी हरे पौधे, जितना भी हरा पौधा है बच्चों, वो स्वपोषी होता है। इन पौधों में एक प्रकार की रचना, उन पौधों में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक बोले या क्लोरोप्लास्ट बोले, दोनों एक ही होता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का एक वर्णक होता है। किसमें बच्चों? क्लोरोप्लास्ट में। ये जो हरित लवक को अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिसे हम लोग पर्ण हरित कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ण हरित या क्लोरोफिल कहते हैं। और यही जो है कि पाया जाता है किसमें? पेड़ पौधों में पाया जाता है। पाया जाता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखाई पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि सभी पेड़ पौधे हरा दिखाई पड़ते हैं। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उसमें एक पर्ण हरित होता है, और पर्ण हरित को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके वजह से हम लोग को क्या दिखाई पड़ता है? वो पौधा हरा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे दिया है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पौधे का रंग हरा दिखाई देता है। ऐसे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में, यही सब जितना भी हरे पौधे हैं, ठीक है बच्चों, और जितने भी हरे पौधे हैं सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का जो प्रकाश है, जब उसको सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को क्या करता है? ऊर्जा प्राप्त कर, सूर्य के प्रकाश से, याद रखिएगा, सूर्य में एनर्जी है, एनर्जी माने ऊर्जा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी क्लोरोफिल तो पत्ता में रहेगा ही ना बच्चों, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O के साथ, H2O के द्वारा अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। समझ में आया? इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आइए इसको फिर से मैं एक्सप्लेन करके आपको मैं बताता हूँ इस चित्र के माध्यम से। मैंने आपको बोला था कि जितना भी स्वपोषी होता है, जितना भी स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे कि सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए, ये पेड़ पौधा का एक हिस्सा है, पत्ता मान लीजिए, इसमें ये क्या करता है? सूर्य की उपस्थिति में, देखो सूर्य पर्यंत है, ये प्रक्रिया मैं बोल देता हूँ कि रात में नहीं होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में नहीं होती है, क्योंकि सूर्य नहीं मौजूद होता है। जब सूर्य मौजूद ही नहीं होगा तो जो ऊर्जा कहाँ से लेगा? ठीक है, हालांकि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, ये 24 घंटा ऑक्सीजन देते हैं। क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? सूर्य की उपस्थिति में ऊर्जा ले लिया, सूर्य से क्या करता है? जैसे सूर्य का प्रकाश इस ऊपर आती है, एनर्जी को खींच लिया, ठीक है, और पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया। पर्यावरण से क्या कर लिया? कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लिया। कौन? पत्ता। फिर क्या होता है? आपको पता होनी चाहिए कि पत्ता में क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया कि पत्ता में मौजूद होता था क्लोरोफिल, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं पर्णहरित, जिसकी वजह से पत्ता हरा होता है। ठीक है, वो पत्ता में ही मौजूद होता है। देखिए यहाँ है ना क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ये पत्ता में ही मौजूद होता है। इधर से कौन सी लिया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया,
और सूर्य से यहाँ क्या ले, ऊर्जा लिया। और आपको पता है कि जब कोई भी पौधा, वो जड़ उसका कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। और जड़ के माध्यम से, यानी जड़ में एक और हिस्सा होता है जिसका मूलरोम नाम होता है, बहुत छोटा 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 बाल के भांति होता है। मूलरोम के माध्यम से वो क्या लेता है, जड़ से, कहाँ से, जड़ से वो जल को खींच के, ठीक है। और यहाँ संवहन उत्तक के माध्यम से वो कहाँ लाता है बच्चों, पत्तियों में लाता है। कहाँ पर, जाइलम और फ्लोएम नामक दो उत्तक होता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे उत्तक आता है यहाँ पर पानी में, आगे बताएंगे। तो जाइलम और फ्लोएम उत्तक के द्वारा वहां से जल आ गया, यहाँ पर जल जिसको हम खनिज लवण भी कहते हैं, ठीक है, जल आ गया पत्तियों में। तो पत्तियों में क्या क्या आ गया, सूर्य की सहायता से इसमें ऊर्जा आ गया, ठीक है। वायु यानी कि वातावरण से क्या ले लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और पत्ता में क्या मौजूद है, ऑलरेडी क्लोरोफिल मौजूद है या नहीं है। तो ये सब आपस में अभी क्रिया करके ये ग्लूकोज का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यही इसके लिए भोजन का काम करेगा। और यही ग्लूकोज जो है कि जो संवहन उत्तक होता है, वो शरीर, ये पौधों के सभी अंगों में पहुंचाता है और वो सब वृद्धि करता है। और फिर इन प्रक्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनेगा, क्या बनेगा, अपशिष्ट पदार्थ। जैसे कि हम लोग भोजन करते हैं तो अपशिष्ट पदार्थ बनता है ना, मल जी। उसी तरह जब पौधा, जब ये अपना भोजन बनाता है, ये उसको बोल सकते हैं कि ये भोजन ही बना रहा है। तो जब वो भोजन बनाता है तो वो क्या निकलता है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए वेस्टेज चीज है, बर्बाद चीज है, बेकार चीज है। तो वो उसको क्या करता है, रंध्र के माध्यम से उससे बाहर कर देता है। वही बाहर करता है तो वही ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अब पुनः वही ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर वो गया वातावरण में, वातावरण से पत्तियां उसको खींच के फिर अपना प्रोसेस किया। बस यही प्रक्रिया चलता रहता है। और यही प्रक्रिया को हम लोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण इस बार भी एग्जाम में फंसा था बच्चों, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण आपको याद करके रखना है। प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है। इसीलिए आप लोग प्रकाश संश्लेषण का जो डिफिनेशन है नीचे आप लोग याद करेंगे। आप कीजिए हमसे वादा कि आप लोग याद कीजिएगा ये प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा। मैं ये आपको दिखा दूं यहाँ, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा आपको हर हाल में याद करना, नहीं तो मैं आप लोग को पीटूंगा, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण याद करना है आपको, किसी भी हाल में याद कीजिए, लेकिन याद कीजिए, हम नहीं जानते, आपको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में फंसेगा, मैं भी ये बोल देता हूँ। तो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे जो होता है अपना भोजन ये स्वयं बनाता है, तो स्वपोषी के बारे में देख लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा बच्चों हम किसके बारे में, बच्चों परपोषी के बारे में। परपोषी यानी अपना भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित। परपोषी अपना भोजन के लिए किस पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित। जैसे कि हम लोग अपना भोजन के लिए देखते हैं ना, पेड़ पौधा पर आश्रित है कि नहीं है बच्चों, हम लोग अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा पर आश्रित है या नहीं है बच्चों। बिल्कुल हम लोग अपना भोजन के लिए पेड़ पौधा पर आश्रित है। और नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अपना पेट भरने के लिए मछली को काट देते हैं, मुर्गे को काट देते हैं, बकरी खस्सी को काट देते हैं। तो आखिर हम लोग अपना भोजन के लिए ना काटे बच्चों। क्या हम लोग अपना भोजन खुद अपने अंदर बना पाए क्या हम लोग के अंदर प्रकाश संश्लेषण थोड़ा ना होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो हम लोग भी धूप में बैठे रहते हैं, आराम से धूप से लेते हैं ऊर्जा और प्रकाश संश्लेषण करते हैं, आराम से भर दिन सोए रहते हैं, कोई काम नहीं। चलिए आगे हम लोग का परपोषण क्या है, परपोषण देखिए, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति यानी हम लोग में नहीं रहता है। क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के कारण समस्त जंतु, कौन बच्चों, समस्त जंतु तथा कवक पौधे की तरह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम नहीं है। अभी हम बोले ना कि जिस प्रकार पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त कर लेता है, वैसे हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। हम लोगों के पास क्लोरोफिल अनुपस्थित है, रहता तो भोजन बनिए जाता, ठीक है। भोजन स्वयं जो है कि संश्लेषित करने में सक्षम नहीं होते हैं, अतः भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। हम लोग भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं, अन्य जीवों पर। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग का चावल गेहूं नहीं है, लेकिन हम लोग के पास मछली है, तो क्या हम लोग उसी को काट के जो है कि बना के खा लेंगे कि नहीं खा लेंगे। तो आखिर हम लोग दूसरे पर आधारित है। हाँ, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी न किसी रूप में अन्य जीवों पर आश्रित है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित है। किस पर आश्रित है, अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परपोषी। क्या कहते हैं, परपोषी, दूसरे पर आश्रित है। परपोषी, पर मने दूसरा, पोषी मने जो पोषण प्राप्त करता है, दूसरों से पोषण प्राप्त करते हैं ना हम लोग, इसीलिए हम लोग परपोषी कहलाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स कहलाता है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप्स के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो हेटेरोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति है वो दो ग्रीक शब्दों हेटेरो और ट्रॉप के मेल से हुई है। हेटेरो शब्द का अर्थ विषम, हेटेरो शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चा,
विषम, विषम या भिन्न, विषम या भिन्न या पर होता है, पर यानी दूसरा। तथा प्राप्त शब्द का अर्थ होता है पोषण, जो कि अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, नॉर्मली दूसरों से प्राप्त करें। तो इसका डिफिनेशन ये हो जाएगा कि परपोषी वह, पर पोषण क्या है, पर पोषण वह प्रक्रिया है। ये सब जो है पर पोषण, स्व पोषण, ये एक प्रक्रिया है बच्चों, याद रखिएगा। पर पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी न किसी रूप में अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। हम लोग वही करते हैं ना, अपना भोजन खुद बनाते हैं क्या, हम लोग में प्रकाश संश्लेषण तो नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग अपना भोजन खुद नहीं बना के हम लोग दूसरे पर आश्रित होते हैं। जैसे पेड़ पौधे पर आश्रित है, पशु पक्षी पर आश्रित है, उसी को हम लोग बना के क्या करते हैं, पका के सिझा के खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। देखिए थोड़ा सा टॉपिक है, इसके बाद मैं इस वीडियो को एंड कर दूंगा, उसके बाद पार्ट 2 में आप लोगों को दूंगा। थोड़ा सा है, यहाँ तक देख लेते हैं। आगे दिया गया है स्व पोषण और परपोषण में मूल अंतर यह है। देखिए स्व पोषण और परपोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसमें मूल अंतर क्या है। यहाँ देखिए क्या है, स्व पोषण में जीव सरल कार्बनिक, सरल अकार्बनिक अणुओं के जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। कौन बच्चों, वही यहाँ स्व पोषण में, स्व पोषण में जो जीव होता है वो सरल अकार्बनिक अणुओं के जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करते हैं। परंतु परपोषण में क्या होता है, जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक अणुओं का विभिन्न जैविक क्रियाओं के द्वारा कार्बनिक अणुओं का निम्नीकरण होता है। ठीक है, नॉर्मली आप यही याद रखिए। ठीक है, तो फाइनली हम लोग आज यहीं तक हम अपना चैप्टर को करते हैं। इन तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम लोग इसको स्टॉप करते हैं क्योंकि वीडियोस लंबा हो जाएगा। एक एक घंटा करके आप रोज पढ़िए, लेकिन प्रतिदिन पढ़िए। मैं फिर कल क्या करूंगा, 1 घंटा का फिर वीडियोस लाऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि परपोषण के प्रकार बताऊंगा। ठीक है, परपोषण के कितने प्रकार, 3 है। इसी तरह मैं यहाँ पर आऊंगा, फिर देखिए ये सभी के सभी प्रक्रिया आप लोग ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं ये सभी प्रक्रिया साथ साथ यहाँ देखिए अमीबा है, आप लोग ये देख पा रहे हैं ना। मैं ये सभी आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। ये देखिए पाचन तंत्र के बारे में बताऊंगा, जो कि एग्जाम में 5 नंबर में आता है बच्चों। मैं ये पूरे डायग्राम बनाने सिखाऊंगा और इस तरह से मैं ये चैप्टर को पूरा समाप्त करने वाला हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा, अगर लाइन बाय लाइन पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपको हर टाइम हर समय अवेलेबल रहूंगा आप लोगों के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तो मिलते हैं, बाय।